देवेंद्र फडणवीस साहब को और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए हैं उस पर दोबारा चुनाव कराने के लिए हमारे पास पूरी लीगल स्ट्रैटेजी है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। मशीनों के खिलाफ आंदोलन है, मुझे पूरे देश में भी जाना पड़ रहा है। आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड फिल्म है, उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई फिल्म है। ये बोल रहे हैं कि ये संविधान 2035 तक नहीं रहेगा। मेरी पक्की ये मानना है देशद्रोह है। मोहन भागवत जी ने देशद्रोह किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करो। और अब मैंने केस भी दर्ज कराने के लिए तैयारी कर ली है अदालत में। खड़गे जी ने 26 नवंबर को यह बोला था कि हम इन मशीनों के खिलाफ पेपर बैलेट वापस लाने के लिए जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, वो मेरी नज़र में तो कपिल सिब्बल साहब से बड़े वकील हैं, उनसे ज़्यादा समझदार वकील हैं। ये मेरा अपना आकलन है। तो कपिल सिब्बल साहब वहाँ क्या करने पहुँच गए थे? क्योंकि G23 किसने बनाई थी? आप लोगों को याद होगा, कांग्रेस को नुकसान करने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ G23 इन्हीं कपिल सिब्बल साहब ने बनाई थी। तो जयराम रमेश जी और कपिल सिब्बल जी का अब जो एक तरीके से तार जुड़े हुए अंदर से अपने आप ही एक्सपोज हो गए। तो मैं किसी का भी नाम ऐसे नहीं लेता हूँ। और जयराम रमेश जी जाके कपिल सिब्बल साहब के पॉडकास्ट में भी बड़ी उनको इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए, उनको पॉपुलर करने के लिए कांग्रेस पार्टी का नाम इस्तेमाल करके जयराम रमेश जी उनके इंटरव्यूज़ भी में भी जाते हैं कपिल सिब्बल साहब के। तो ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है, लेकिन देश की जनता को अम्बेडकरवादियों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हम लोग अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ ना सिर्फ आरएसएस और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों को रोकेंगे, बल्कि हम ये जो स्लीपर सेल्स हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, अलग अलग पार्टीज़ में छुपे हुए हैं और भीतर घात कर रहे हैं सभी पार्टीज़ में। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि राहुल जी ने जो अभी स्पीच भी दी है, जिसमें कंट्रोवर्सी अलग करवा दी एक दूसरी, वो अलग बात है, वो भी स्लीपर सेल्स का ही काम है। असली मुद्दा ये है राहुल जी की स्पीच में कि उन्होंने इन चुनाव में चोरी की मशीनों के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, जबकि खड़गे जी ने 26 नवंबर को यह बोला था कि हम इन मशीनों के खिलाफ पेपर बैलेट वापस लाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो यात्रा जैसा एक प्रोग्राम करेंगे उसको। और मैंने तभी कहा था ये स्लीपर सेल नहीं होने देंगे, आप लोगों को अगर याद होगा। तो वो अभी भी कामयाब हो गए, लेकिन हमारी भी कामयाबियों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे जाके वहाँ रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पिटीशंस लगाई हैं। मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ जल्दी, और ये सरकार को ये समझ लेना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस साहब को और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को, बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ी संख्या में चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए हैं उस पर दोबारा चुनाव कराने के लिए हमारे पास पूरी लीगल स्ट्रैटेजी है, कानूनी स्ट्रैटेजी है। ये हमारी कामयाबी है। और इस केस में जयराम रमेश जी की खुशी जो है ना, मैं ज़्यादा दिन चलने नहीं दूंगा इन स्लीपर सेल्स की। मैं इसमें अपनी इंटरवेंशन डाल रहा हूँ, और जो भी ये साजिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में उसको हम निरस्त करेंगे, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। आपने विरोध किया? देखिए, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, महत्वपूर्ण काम हैं संविधान बचाने के। जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए बहुत सारे केस भी लड़ने होते हैं, सड़क पे आंदोलन भी करना होता है। मुझे जो ये मशीनों के खिलाफ आंदोलन है, मुझे पूरे देश में भी जाना पड़ रहा है। मेरे पास समय नष्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं ऐसी फिल्में देखने के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विरोध क्यों कर रहे हैं सर आप इस फिल्म का, क्या वजह है सर? देखिए, वजह यह है, सीधी सीधी बात है, आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड फिल्म है, उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई फिल्म है। ये विरोध का सीधा कारण है। आरएसएस और बीजेपी का विरोध का कारण मेरा ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी आरएसएस और उस समय की जंग संघ के बारे में ये बोला था कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कि अंबेडकराइट हैं, वो कहीं भी और चले जाएं मगर इन दो संगठनों में ना जाएं। ये बाबा साहब का कहना है, उसी को मैं आज रिपीट करता हूँ। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ ये भी बात कि आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के आप, दिल्ली में भी मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के कहीं भी और वोट दे, जो भी कैंडिडेट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अच्छा उनको नज़र आ रहा है मजबूत, वहाँ वोट दें। मैं ये बाबा साहब से सीख के ही कह रहा हूँ। और अब जब जिसने बनाई है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ और उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। देखिए, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना। अभिनय तो मुझे मोदी जी का सबसे ज़्यादा पसंद है, अभिनय तो अमित शाह जी का सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसका मतलब मैं उन्हें ही देखता रहा हूँ। अभिनय तो
मोदी जी के सामने कंगना रनावत जी कुछ भी अभिनय करने नहीं पाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी उनसे कहीं 10 गुना ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं, मगर अच्छा एक्टर होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि आदमी कर क्या रहा है, अपने टैलेंट का फ़ायदा या नुकसान क्या कर रहा है। जैसे अमित शाह साहब कम बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने की कितनी ज़बरदस्त कोशिश की पार्लियामेंट में, तो क्या अब मैं उनका वो उनकी वीडियो बार बार देखूं? मैं तो देखता ही नहीं उनकी वीडियो कभी भी। जो वो बार बार सर्कुलेट कराते हैं अपने ही आरएसएस और बीजेपी के जो उनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, सबसे बार बार अमित शाह साहब ही तो करा रहे हैं उसको प्रोपोगेट बार बार। तो मैं वो देखूं? अब जो विदुड़ी जी ने, जो विदुड़ी, एक मिनट, वे जो रमेश विदुड़ी जी हैं, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, अब उन्होंने जो घटिया बयान देते हैं वो अपनी मानसिकता बार बार दिखा रहे हैं। अभी एक और भी बयान दिया उन्होंने, हिरनी और पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं वो। तो मैं उनको देखूं? एक्टर वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर उनकी जो ये गंदे घिनौने कारनामे हैं उनको देखना आवश्यक नहीं है। आप सवाल। सर, जो मॉडर्न हिस्ट्री के मुझे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो काला दौर था, उसको फिल्म में दिखाया गया। आजकल के दौर के बच्चे देखेंगे और जानेंगे कि आखिर इमरजेंसी क्या थी, तो क्या गलत है इसमें? आजकल के बच्चे इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी देख रहे हैं ना, इसीलिए तो ये किताब है अघोषित इमरजेंसी। आज नौकरियां नहीं है, और जो नौकरी मांगने सड़क पे मांग कर बैठे हैं उनके डंडे पड़ रहे हैं। आज देश की सेना को, देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर नामक एक संस्था चलाई जाती है चाइना और पाकिस्तान से। मेरा तो ये इल्ज़ाम है ना, हमारा ये इल्ज़ाम है के साथ साजिश करके आज भी आज तो एक किसी ने आरटीआई लगाई है, ये तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता ने, उसका आरटीआई का जवाब में पढ़ रहा था कि 38,000 किलोमीटर जगह चाइना ने हमारी हड़प ली है। ये इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी जब आर्टिकल 1 जो कि भारत की सीमाएं निर्धारित करता है उसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी? आज आप अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, देखिए चुनाव में चोरी की मशीनों का मैं आज नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब और दूसरे चैनलों से मिलके उसमें वो ये आपकी रीच कम कर देते हैं, आपके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। इससे बड़ी इमरजेंसी होगी कुछ? इंदिरा जी के खिलाफ तो उस समय सब बोल रहे थे, और फिर निष्पक्ष चुनाव हुआ और उनका सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। लेकिन आप इमरजेंसी कह रहे हैं और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद स्वतंत्रता मिल गई है, 2014 के बाद स्वतंत्रता मिल गई है, तो अब इमरजेंसी कहाँ रह गई? स्वतंत्रता मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। तो मैं कह तो रहा हूँ यही तो स्वतंत्रता है। आप एक शब्द नहीं बोल सकते, आप नौकरी नहीं मांग सकते, आप अगर पत्रकार हैं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, और अगर आप आरएसएस और बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो ईडी सीबीआई सब आपको क्लीन चिट दे देती है, वैसे आपको पकड़ के जेलों में ठूस देगी। आपको जज लोया का एग्जाम्पल आपके सामने है, यही तो आज़ादी है। और मोहन भागवत जी कहाँ आपको जेल भेजा गया? आप इतना तो बोलते हैं, डेली आप हर वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कब आपको जेल भेजा गया? मैं अकेला ही तो बचा हुआ हूँ इतना बोल के, उनकी पूरी कोशिश भी नाकाम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूत वाला अम्बेडकराइट और मजबूत वाला मुसलमान हूँ। इसलिए तो नहीं बचे हुए हैं कौन? आप मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, expose करते हैं उससे स्लीपर सेल को। ये तो मैं कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा एहसान कर रहा हूँ और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं तो डिक्लेयर्ड मेरी पॉलिसी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ आरएसएस बीजेपी के समर्थन को छोड़ के, जिसमें से एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो एकदम मुसलमानों की पार्टी लगती है, एआईएम, इन सब पार्टीज़ को छोड़ के मैं तो कहता हूँ इनको छोड़ दो, बाकी सबको वोट दो। मैं तो ये ओपनली कह रहा हूँ ना। और मैंने देखिए, मैंने एक चीज़ के लिए, सिर्फ किसी भी नेता से मिलने के लिए मैं कह रहा हूँ घुटनों के बल तैयार हूँ। किस चीज़ के लिए? इन चुनाव में चोरी की मशीनों के खिलाफ। मैं तो मिलता ही नहीं ना किसी से, ना मुझे चाहिए किसी से। लेकिन सर, कंगना रनौत जो है इंदिरा गांधी को अनमेच्योर्ड लेडी कहा है, कमजोर पीएम कहा है, और उनको देश जो है आयरन लेडी कहती है। तो कंगना रनौत फिल्म बनाई है तो उनको पढ़ा होगा तभी तो बनाई है ना। समझने का फर्क है। देखिए, जो व्यक्ति की अपनी अपनी नज़र होती है ना, मुझे जैसे आरएसएस और बीजेपी वाले बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो अब जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उनको मैं बुरा लगता हूँ। ये ऐसे है, कंगना रनावत जी का जो मानसिकता है, जो उनका मेंटल लेवल है, उससे इंदिरा जी उनको बुरी लगेंगी। और जो इंदिरा जी को समझने वाले लोग हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता वाले नहीं हैं, उनको कंगना रनावत जी बुरी लगेंगी। ये बिल्कुल साफ है। जितना कंगना रनावत जी को
वो इंदिरा जी कमज़ोर लगती हैं, इसका मतलब बाकी सब लोगों की नज़र में वो उतनी मजबूत हैं, एंड वाइस वर्सा। तो अब देखिए, आज़ादी की बात आपने की थी मोहन भागवत जी की, तो आज़ादी में जो मेरे पास आज़ादी आई, जब मैं पैदा ही हुआ तो मेरे पास क्या क्या आज़ादियाँ थी, इसका उल्टा मोहन भागवत जी आज़ादी देना चाहते हैं सबको। मेरे पास वोट देने का अधिकार था, मेरे पास पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, मेरे पास कुछ भी बोलने का अधिकार था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था, मेरे पास और SC ST और OBCs के पास जब मैं पैदा हुआ तो रिजर्वेशन का अधिकार था। अब ये मोहन भागवत जी को ये सब आज़ादी नहीं लगती, उनको तो ये गुलामी लगती है। उनको आज़ादी क्या लगती है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उनकी आज़ादी वो है। तो उनकी आज़ादी के स्टेप में जो उन्होंने सबसे बड़ा कदम लिया है अब तक, वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि जनवरी 2023 में या जब भी उनको आज़ादी मिली है, वो अपनी आज़ादी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और उनके एक बहुत बड़े नेता, मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, ये संविधान ख़त्म कर देंगे, दूसरा संविधान ले आएंगे ओपनली। और वो उनके एक बहुत ही मुखर व्यक्ति हैं जिनका सामना मैं अदालत में कर रहा हूँ बहुत सारे केसेस में। वो जैन साहब जो हैं, कौन रहेगा ये बताइए। अब वो मेरे ख्याल से तो जैन साहब रहेंगे, जो कह रहे हैं कि मैं ले आऊँगा, जो हरिकृष्ण जैन साहब हैं, वकील जो किस है। पार्टी की सरकार रहेगी 35 में? वो मनुवादी सरकार, वहाँ ये तो पता ही नहीं रहा ना कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये नहीं बता रहे हैं वो, ना अपना संविधान डिस्क्लोज कर रहे हैं क्या होगा। ये बोल रहे हैं कि ये संविधान 2035 तक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये देशद्रोह है, मेरा ख्याल नहीं, मेरी पक्की ये मानना है, ये देशद्रोह है। ये सभी लोग देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। और कांग्रेस पार्टीज़ और दूसरी पार्टी सिर्फ लिप सर्विस करके इनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए, इनको और पॉपुलैरिटी देने के लिए। कानूनी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। तो मैं जयराम रमेश जी से, तो मैं दंगल होगा, जो जीतेगा वही उस राजा बनेगा। मैं एक मिनट इसका सवाल पूरा कर दूं, उसके बाद मैं जयराम रमेश जी से, वेणुगोपाल जी से और उनके जितने ये स्लीपर सेल्स हैं ना, जो इसका क्रिटिसिज्म बड़े कलफ के कुर्ते पहन पहन के बहुत ज़ोर ज़ोर से और एक्टिंग कर करके, शक्ल से पता लग जाता है एक्टिंग, मेरी भी शक्ल से लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोलता हुआ लगता हूँ, ऐसा लोग मुझे बताते हैं। उनकी शक्ल से ऐसे लगता है, ऐसे बोलते हैं वो, देखिए ऐसे बैठेंगे और ऐसे आसमान में उस तरफ देख के ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, जो साफ सोच सोच के नहीं, जमा जमा के, कोई जेन्युइनली उनके मन की भावना नहीं आती, जमा जमा के, मतलब एक इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं जनता के ऊपर। ये साफ नज़र आ जाता है कौन फ्रॉड है और कौन दिल से वो बात बोल रहा है। तो वो मोहन भागवत जी की क्रिटिसिज्म हालांकि कड़े शब्दों में कर रहे हैं, लेकिन जमा जमा के, जैसे डायलॉग डिलीवरी होती है ना, वैसे वैसे कर रहे हैं। तो मैं इन सभी लोगों को एक साथ निमंत्रण देता हूँ कि ये मोहन भागवत जी ने देशद्रोह किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करो, मिली भगत वाली कानूनी कार्रवाई नहीं जैसे जयराम रमेश जी ने की है अभी, जेन्युइन, वरना मैं तो उस पर करूंगा ही कार्रवाई। और अब थोड़ी बहुत शर्म आ रही हो तो पक्की मजबूत कानूनी कार्रवाई, ये देशद्रोह का काम जो किया है मोहन भागवत जी ने, ये बोल के उस पर करके दिखाया। आपने FIR दर्ज कराने गए थे, मोहन भागवत, वो FIR तो हुई नहीं, तो मोहन भागवत पे आप करेंगे? मगर मैं दिल लगा के, ताकत लगा के कर रहा हूँ ना, गया था मैं, और अब मैंने केस भी दर्ज कराने के लिए तैयारी कर ली है अदालत में, उसी प्रकार से जैसे मशीनों के खिलाफ और ये जो वोटर्स लिस्ट में धांधली हुई है, मैंने उसके खिलाफ ऑलरेडी पटियाला हाउस में केस कर दिया है। ये वोटर्स की जो लिस्ट में धांधली हुई है दिल्ली और पूरे देश में, और उसका नोटिस भी अदालत से जारी हो गया। तो मैं जेन्युइन कोशिश कर रहा हूँ अपने अकेले हाथ से और अपने मुट्ठी भर साथी, जिसमें देवा सायम साहब हैं, प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, जिसमें राजू पुरलेकर साहब हैं, और जो मुट्ठी भर साथी हमारे हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल हैं, प्रभाकर परकला साहब, ये सब लोग, मुट्ठी भर लोग ही काम कर रहे हैं ना, बाकी सब तो लिप सर्विस कर रहे हैं। ड्रामा देखो कैसा करते हैं कि इतनी सख्त शब्दों में बोल रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी परमिशन ना दें तो ये जो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं ना, इतनी सख्त लैंग्वेज उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।